जी, तो स्टोरेज स्ट्रक्चर है, तो आज हम स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। आगे देन हम मज़ीद हम बात करते जाएंगे। मैं आपकी मेन मेमोरी क्या है, दैट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। अब इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि जहाँ पे आपके पास टेम्परेरी चीज़ आती है, उसके बाद फिर वो देन आपके सेकेंडरी मेमोरी में जाती है। टेम्परेरी चीज़ क्या चीज़ होती है कि टेम्परेरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसमें आपको रैंडमली एक्सेस हो जाती है, टाइपिकली वोलेटाइल कराते हैं आप लोग। टाइप रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम इज द फॉर्म ऑफ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज अ वोलेटाइल। आपकी जो रैम है वोलेटाइल मेमोरी है, आपकी रोम है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जहाँ पे आपकी चीज़ें टेम्परेरी स्टेट नहीं होती वो आपकी क्या कहलाती हैं, वोलेटाइल मेमोरी। जहाँ पे आपकी चीज़ें टेम्परेरी से परमानेंट सेव होती हैं वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाते हैं। और ये आपके सीपीयू के अंदर आप इसको समझेंगे। सीपीयू किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कह रहा हूँ, जिसे वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि सीपीयू किसके थ्रू मेमोरी को एक्सेस करता है, यानी कि इसमें कौन सी चीज़ जो मेमोरी को एक्सेस करता है किसके थ्रू एक्सेस होती है। जी, आप मेमोरी को क्विक एंड इजीली जब एक्सेस करते हैं किसके थ्रू करते हैं? सर थ्रू रैम के जरिए सर हम इसको एक्सेस करते हैं। नो, थ्रू सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, अब मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में बताया था। रजिस्टर्स के बारे में आप लोगों को उस दिन बताया था कुछ। ठीक है, कर्नल्स के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, तो रजिस्टर्स का काम। अच्छा, चलें, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है कि आपकी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क में आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। अब इसमें हार्ड डिस्क की इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि इसमें कुछ, जब हार्ड डिस्क के आप स्ट्रक्चर्स को आप डिफाइन करते हैं तो इसमें कुछ ट्रैक्स होते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं। अब ट्रैक्स और सेक्टर हार्ड डिस्क, आपने ये चीज सुने, ट्रैक और सेक्टर। जब आप हार्ड डिस्क लेते हैं ना, आप लोग बाजार से भी जब हार्ड डिस्क लेते हैं तो उसकी हार्ड डिस्क पे कुछ ट्रैक्स होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी जो भी हार्ड डिस्क ऊपर मेटल की होती है, जो भी वो जिस चीज से भी कवर होती है, खैर उस चीज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो जिससे भी। लेकिन उस जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से बात करेंगे, जब आप साइंटिफिक कंप्यूटर के लिहाज से बात करेंगे, तो उस जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ट्रैक्स होते हैं, उसमें सेक्टर्स होते हैं, ये डिफाइन कर दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल, ट्रैक्स है कि आपने यहाँ से कहीं दरिया खान जाना है, आपने यहाँ से कहीं डेरा स्मेल खान जाना है, तो उसके ट्रैक्स बने हुए हैं कि आपने इस ट्रैक से जाते हुए आप इस ट्रैक से जा सकते हैं, डेरा खान स्मेल खान इस ट्रैक से जा सकते हैं, इस ट्रैक से। तो दैट इज डिफरेंट ट्रैक्स। अब उन ट्रैक पे कुछ सेक्टर बने हुए हैं, लाइक एज सेक्टर्स। मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि एक कॉलोनी बनी हुई है, गुलशन मरीना कॉलोनी बनी हुई है, मंडी टाउन है, तो ये एक सेक्टर है। इस सेक्टर में अब गुलशन मरीना के लोग रहते हैं, एक सेक्टर में मंडी टाउन के लोग रहते हैं, तो ट्रैक तो एक ही है, ट्रैक एक से जाते हुए यानी कि सेक्टर डिफाइंड है। तो आपकी जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरह, आपकी कोई भी फाइल जब सेव होती है, कोई भी फाइल जब स्टोर होती है, तो उसका वो एक ट्रैक होता है, उसे एक ट्रैक में सेव होती है। अब उसका कुछ पार्ट क्या जाना है, आपके सेक्टर्स में जाना है, यानी कि उसके आपकी जो तो उसकी आईडीज वगैरह बन रही है, लगे ट्रैक में बन रही है। अब उसका आ, उसका साइज है, उसके एक्सेस है, कैसे होगी वो, किस सेक्टर में सेव होगा, तो ये अब जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो ट्रैक्स में और ये सेक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आपको तो नहीं पता, लेकिन ये डिवाइड हो जाते हैं और आप एक्सेस करते हैं। तो ये यानी कि एक सेक्टर है आपके पास उसके एड्रेस का, एक सेक्टर है उसके नेम का, एक सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग उसको डिफाइन कर दिया जाता है। Disk controller determine the logical interaction between the device and computer। जो आपका डिस्क कंट्रोलर होगा, जो कंट्रोलर्स होंगे वो क्या करेंगे कि आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होगा आपके कंप्यूटर के दरमियान, वो डिवाइस के दरमियान। Now volatile memory faster than hard disk non-volatile। आप यूं कह सकते हैं कि वेरियस टेक्नोलॉजी बिकम मोर पॉपुलर है, परफॉर्मेंस इंक्रीज।
आप जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं आपकी मेमोरीज के लिहाज से। आजकल आप देखते हैं कि आप एक नाम सुनते हैं HDD, जो आपकी हार्ड डिस्क है। अगर आप SSD हार्ड डिस्क, SATA की हार्ड डिस्क यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा, आप उसको स्पीडी आपके कंप्यूटर में काम हो सकता है। SSD, जब आप कंप्यूटर परचेज करने जाएं अपने कहीं भी मार्केट में या फिर जहाँ भी जाएं, तो उसमें वो आप पूछे उनसे कि SSD साटा की जो डिस्क है वो उस वो वाला लैपटॉप कितने का और HDD है वो लैपटॉप कितने का, यानी कि जो नॉर्मल आप डिस्क यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क यूज हो रही है आपके लैपटॉप में। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस। आपकी जो SSD होती है वो 5-6 हज़ार का डिफरेंस होता है। हाँ, अगर वो साइज के लिहाज से ज्यादा होगी तो वो और महंगी होती जाएगी। तो उसमें आपकी जो किसी चीज को एक्सेस करना, आप कोई चीज स्टोर कर रहे हैं तो वो ज्यादा स्पीडी हो गया एज कम्पेयर टू HDD जो आपके कंप्यूटर में मोस्टली यूज हो रही होती है। डिफरेंस बिटवीन SSD एंड HDD, आपका SSD क्या होगी, जैसे कि फास्ट। और आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि चीजें जैसे जैसे आपके इन्हांसमेंट आती जा रही है, चीजें आप लोगों के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में आती जा रही हैं। खैर, हम इसी को ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं। तो जो आपकी जो स्टोरेज होती है वो इस वे से होती है कि आप लोगों को पता होगा कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो बिट की फॉर्म में 01 फॉर्म में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। 01 01 0 इस फॉर्म में आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है। ये मत सोचिए कि आप जैसे आप लोग कुछ कोई प्रोग्राम लिखते हैं, आप लोग कुछ कोई कोड लिखते हैं कि सेम एज इट इज जाकर कंप्यूटर में सेव हो जाता है। नो, जो वो जो आपका प्रोग्राम होता है वो मशीन कोड में चेंज होता है, यानी कि उसका वो 01 01 की फॉर्म है। आपने DLA में पढ़ा होगा कि आपके गेट्स होते हैं, उसमें 01 01 01 आपके मूव हो रहे होते हैं, तो आपकी मशीन में वो सेव हो रहे होते हैं डाटा। तो आपको जो स्टोरेज होती है वो 01 01 इसके लिहाज से सेव होती है। अगर आपकी कोई फाइल है, आपकी कोई पिक्चर भी है, वो 01 01 के बिट्स की फॉर्म में सेव हो रही होती है। एज कम्पेयर, ये ना मत सोचिए कि आपका माई नेम है तो कंप्यूटर में जाकर माई नेम सेव हो जाता है। वो उसके बिहाइंड आपको नहीं पता क्या काम हो रहा था। जब माई नेम आपने एक वर्ड लिखा है, इसके बिहाइंड कौन कौन सी बिट जनरेट हो रही है आपको इसका पता ही नहीं है। ये सब आपका कंप्यूटर में काम हो रहा होता है। मशीन कोड ही इसको मशीन 01 01 इसको रीड कर रहे होते हैं। मशीन कोड की फॉर्म में आपके कंप्यूटर में सेव होता है। जब आप आउटपुट लेते हैं तो आपके पास एक डिजिटल की फॉर्म में आपके पास डाटा आपके पास सेम जिस फाइल में आपने सेव किया था उसी फाइल में आप लोगों के सामने डाटा आ जाता है। यानी कि आप लोगों ने कुछ कंपाइलर, कोई असेंबलर, इस तरह का कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी आपने C++ में, आपने डाटा स्ट्रक्चर में चीज़ें पढ़ी होंगी। खैर, हम ज़्यादा उस चीज़ में होते जाएंगे। देन जो आपकी बीट्स होती हैं, इसके बाद आपके बाइट्स में आ जाते हैं डाटा, बाइट्स की फॉर्म में आ जाता है। आपको पता ही होगा कि आपकी 8 बिट का A1 बाइट्स बनता है जाके, और उसके बाद आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएं चीज़ों को, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में पढ़ी होंगी कि 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है आप लोगों का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1 KB इज 1 KB कितने के बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 इसके बराबर होता है। तो एक स्पेसिफिक डिफाइन कर दी गया। जैसे आप मेमोरी कार्ड लेते हैं तो आप कहते हैं 1 GB का हो, आपको नहीं पता कि उसमें कितने MBs होते हैं। आप और कार्ड लेते हैं वो 5 GB का हो, तो उसमें एग्जैक्टली 1024 MB का 1 GB होता है। एग्जैक्टली जो होता है वो हम तो यही समझते हैं कि 1000 का 1 GB हो जाता है। नो, 1024 bits, there is a 1 byte and 1024 MB is equal to 1 GB। नेक्स्ट हम आते हैं स्टोरेज हायरार्की। आपके जो कंप्यूटर में स्टोरेज होती है वो इस नैरी में होती है, स्पीड, कॉस्ट एंड वोलाटिलिटी। अब स्पीड क्या चीज़ है कि जब आप स्टोरेज कर रहे होते हैं उसको स्पीड भी डिपेंड कर रही होती है। क्या आप जब स्टोर कर रहे हैं उस चीज़ को तो वो स्पीड ही आपके पास आ रही है वो चीज़।
वो चीज़ आपके पास पीडीएफ का रिजल्ट आ रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी जीबी में वो डाटा ले रहा है, कितनी स्टोरेज उस पर यूज हो रही है। कॉस्ट में आप ये सेंस भी ले सकते हैं कि आपके पास एक फाइल आई है तो कितनी जीबी डाटा ले रही है, दैट इज अ कॉस्ट। इस सिनेरियो में भी आप कॉस्ट ले सकते हैं कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कितनी महंगी है, क्या है, और कितनी प्राइसेस के लिहाज से भी कॉस्ट है। लेकिन आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस लिहाज से रखना है कि अगर आपका एक प्रोसेस है, अगर आपके पास एक फाइल है वो कितनी जीबी की स्पेस ले रही है, कितनी एमबी, कितने केबी, तो इन दिस सिनेरियो देयर इज अ कॉस्ट। एंड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी क्या होता है कि आपकी वो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, उसके बाद वो फिर परमानेंट जाकर स्टोर होती है। कैशे, अब एक वर्ड है यहाँ पे कैशिंग। Copying information into faster storage system, main memory can be viewed as a cache for the secondary storage. देखिए कैशे, आपने कैशे का वर्ड सुना भी होगा, आपने कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, नेटवर्क के सब्जेक्ट में कैशे यूज होता है आपके, आपने और भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो आई डोंट नो कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे। तो कैशे आप में किस चीज़ से आप मुखातब होंगे, तो कैसे आपकी वो चीज़ मेमोरी होती है, लाइक एज के जब आप फर्स्ट टाइम अपना कंप्यूटर, मैं आपको एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी पिक्चर को ओपन करते हैं तो उस पर कुछ टाइम लगता है आपको, ऐसे ही कुछ टाइम लगता है आप उस पिक्चर को ओपन होने में। देन आप उसको क्लोज कर देते हैं, देन सेकंड टाइम आप फिर उसी मतलब वो पिक्चर आपने ओपन की, उसको क्लोज किया, देन आपने दूसरी पिक्चर ओपन की, तो पहली पिक्चर है वो ज्यादा टाइम लेगी, जो दूसरी पिक्चर है वो कम टाइम लेगी। क्यों? बिकॉज दैट इज इन कैशिंग, आपकी उस टाइम कैशिंग मेमोरी स्टार्ट हो जाती है। आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, आपने एक पिक्चर ओपन की, वो ओपन होगी, वो आपने तो क्लोज कर दी, लेकिन कैशे में आप एक दूसरी पिक्चर को बार बार ओपन कर रहे हैं, तो वो मेमोरी से दोबारा नहीं उठा के लेके आएगी उस चीज को, उस टूल को वो दोबारा नहीं लेके आएगा। वो क्या करेगा, वो आपकी कैशे, आपकी जो जो आप मेमोरी को इजीली एंड फास्ट एक्सेस मिल जाए, वो कैशे के थ्रू मिल जाएगी। आपने क्या कह रहे हैं, नहीं आप आपको म्यूट रखा करें, आप डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया करें। कैसे क्या है, दैट इज अ फास्टर स्टोरेज। आप किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं, आप चीज को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो वो कैशे मेमोरी में जाकर स्टोर होते हैं, वो चीज कैशे मेमोरी में। अब बजाय इसके कि आपने एक चीज ओपन की, फिर वो मेमोरी में चली जाएगी, फिर वो ओपन होगी, यानी कि टाइम लेते जाएगी। अगर आपने एक चीज एक बार ओपन कर ली, तो दूसरी चीज दूसरी बार ओपन करेंगे तो वो कम टाइम लगेगी, तो उस चीज को आप कह रहे हैं कैशे। ये चीज वो बार बार आप ओपन कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी कैशे मेमोरी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इट इज अ मच बेटर एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि आपको पता ही है और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी, कैशे मेमोरी कहाँ पे होती है मदरबोर्ड में? देखिए नहीं, आप इस जो गलत ले रहे हैं। कैशे मेमोरी मदरबोर्ड में कैशे मेमोरी नहीं होती, ठीक है जी। ये मेमोरी, जैसे मैंने आप लोगों को बफर मेमोरी का बताया था, ये मेमोरी उस टाइम एक्टिव होती है, उसके बाद ये नहीं होता कि कैशे मदरबोर्ड में किसी जगह पे होती है, ये नहीं होती। आपकी ये मेमोरी का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, योर स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। आपकी रैम का ये पार्ट्स है, यहाँ पे आप चीज को बार बार एक्सेस कर रहे हैं चीज को, तो वहां पे ये पार्ट्स बन जाती है। ये किसी भी चीज का वो पार्ट नहीं होती, यानी कि आपके मदरबोर्ड पे अलग से कैशे लगती है, आपकी ये लगती है, आपकी वो हार्ड डिस्क वो उसकी तरह नहीं होती। जैसे कि बफर मेमोरी है, ऐसे ही आपकी कैशे मेमोरी होती है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि आपकी हर डिवाइस का कोई ना कोई ड्राइवर होगा, जिसकी वजह से वो आपकी डिवाइस क्या होगी, प्रॉपरली रन हो रही होगी। आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके आपने अपनी डिवाइस के साथ एक माउस भी इंस्टॉल किया है, माउस भी लगाया है एक्सटर्नल, तो उसको क्या होगा, एक ड्राइवर होगा, वो
अगर आप फर्स्ट टाइम विंडो करते हैं तो वो कहते हैं आपका ड्राइवर्स नहीं है, जिसकी वजह से आपके आइकन्स और जिसकी वजह से आपका माई कंप्यूटर नहीं काम कर रहा, जिसकी वजह से आपको फाइल नहीं ओपन हो रही, तो आपको ड्राइवर्स करने पड़ेंगे। तो हर डिवाइस का कोई ड्राइवर्स होते हैं जो आपको, जिसकी वजह से आपको इंस्टॉल करके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपर काम करना पड़ता है। जब स्टोरेज हायरार्की है ये देख लें। अब आपको यहाँ से कैशे की मजीद समझ आ जाएगी। रजिस्टर आपको, अब आप कहेंगे मदरबोर्ड पर रजिस्टर कहाँ होते हैं? मदरबोर्ड पर रजिस्टर नहीं होते, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं वो रजिस्टर भी एक्टिव होते हैं। कैशे, रजिस्टर क्या करते हैं? कैशे के साथ मेन मेमोरी क्या होती है? आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि रैम के थ्रू आप एक्सेस कर रहे होते हैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज को, ठीक है। मेन मेमोरी फर्स्ट जो पार्ट्स है आप देख सकते हैं, दैट इज अ वोलेटाइल स्टोरेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप पूछते थे अभी कैशे के कहाँ पे लगी, कैशे लगी नहीं होती कहीं पे। जस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, नॉट इन फिजिकल फॉर्म, नॉट इन फिजिकल फॉर्म। जैसे रजिस्टर है, आप रजिस्टर पूछेंगे, रजिस्टर का रजिस्टर भी नहीं होते हैं, रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन मेमोरी के बाद आपका जो डाटा जाएगा वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा, यानी कि एक डाटा आया टेम्परेरी, उसके बाद फिर उसको परमानेंट सेव होना है उसमें, वो परमानेंट यहाँ पे जाएगा। देन हार्ड डिस्क ड्राइवर्स होंगे, ऑप्टिकल डिस्क होगा, मैग्नेटिक टेप होगा, ये आपके हार्ड डिस्क में आ जाता है, ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक टेप आ जाते हैं। देन फर्दर आपका डाटा इन चीज़ों से जाते हुए, यानी कि आपके ट्रैक्स बने होते हैं हार्ड डिस्क में, आपके सेक्शन बने होते हैं और मेन डिवाइड होता जाता है। आवाज आ रही है? जी सर। चलिए हम इसको समझ लेते कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो इसमें मैंने आपको थ्रेड के बारे में बताया, थ्रेड क्या होता है। तो जब किसी भी थ्रेड की एग्जीक्यूशन होगी, किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आएगी आपके पास, डाटा होगा, डाटा के बाद इंटरप्ट, देन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। आप देख सकते हैं कि मेमोरी है, मेमोरी से वो क्या आएगा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, कोई भी आपने डाटा एक्सेस किया है तो वो डाटा आएगा आपके पास। एग्जीक्यूशन साइकिल, ये एक बेसिकली एग्जीक्यूशन साइकिल है। जैसे मैंने आप लोगों को वो इंटरप्ट हैंडलिंग का एक स्ट्रक्चर बताया था, तो उसी से रिलेटेड है ये सारा। जब आप प्रॉपरली आपकी रिक्वेस्ट आएगी आपकी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट आएगी, तो ये जो प्रोसेस है ये एक डिवाइस के थ्रू उन्होंने समझाया हुआ। जब ये इंस्ट्रक्शन के पास आएंगे, ये था आपका, यूँ कह सकते हैं ये आपका कोई भी, तो थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई भी आपका प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूट हुआ तो उसका क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन, आप किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन थी, कोई डाटा उसने एक्सेस करना था, वो एक साइकिल यहाँ पे एक साइकिल चलेगा, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है, एक साइकिल ये डेरिवेटिव का। खैर हम इसको आगे देखेंगे। अब है यहाँ पे आपने एक चीज देखी DMA, दैट इज अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर। के डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? यूज ऑफ हाई स्पीड डिवाइसेस एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन क्लोज टू मेमोरी स्पीड। Devices control and transfer blocks of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention. Only one interrupt is generated per block rather than one interrupt per byte. देखें, अगर आपका डाटा एक ब्लॉक्स की फॉर्म में जा रहा है आपकी स्टोरेज की तरफ, तो उसका एक ही इंटरप्ट जनरेट होगा। अगर आपने एक ब्लॉक की फॉर्म में डाटा सेंड किया है, अगर आपने ब्लॉक की फॉर्म में डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, तो वो क्या करेगा? एक ही इंटरप्ट जनरेट होगा। ये नहीं होगा कि उस ब्लॉक में जितने भी नंबर्स हैं, उस ब्लॉक में जितना भी डाटा है, कि हर डाटा के लिए वो अलग अलग इंटरप्ट जनरेट करेगा। नो, इंटरप्ट बेसिकली अ सिग्नल इट इज जनरेट बाय समथिंग। अब एक पूरा ब्लॉक है तो उसके लिए इंटरप्ट एक ही जनरेट होगा, एक ही सिग्नल जनरेट होगा। ये नहीं होगा कि उस ब्लॉक के अंदर जाके हर एक चीज के लिए अलग अलग जब इंटरप्ट जनरेट होंगे, फिर तो ये यूं कह लें कि आपके पास एक डेडलॉक है एक किस्म का, आपके पास एक ना कंप्यूटर फ्री नहीं है कि आप उसको रिसोर्स को इस तरह यूटिलाइज कर देंगे बाकी काम हो ही ना, तो पर ब्लॉक उसमें एक ही
इंटरप्ट जनरेट करवाया। जब आप डाटा स्टोर करें, कंट्रोलर क्या करता है, डिवाइस कंट्रोलर्स क्या करते हैं, आपके डाटा को एक दूसरे से, ये बेसिकली क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, जो कंट्रोलर्स होते हैं, जो आपके हर एक डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो वहाँ से डाटा दूसरे में किसी साइड पे जाना है, आपकी मेन मेमोरी से आपके सेकेंडरी मेमोरी में कब जाना है डाटा, तो दैट इज कंट्रोल बाय यूजिंग अ डिवाइस कंट्रोलर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। बूस्ट प्रोग्राम, जब बूस्ट प्रोग्राम क्या होता है कि आप जब भी अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं ऑन करते हैं, तो आपके कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, उसमें कुछ प्रोग्राम रन होते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कर्नल की। एक कर्नल क्या होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि कर्नल एक्टिव हो जाते हैं। जो कर्नल एक्टिव हो जाते हैं, कर्नल का मतलब क्या है कि जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आपके कंप्यूटर के, आपके हार्डवेयर के, तो वो कर्नल के थ्रू हो रहे होते हैं। आपके ड्राइवर्स को चेक कर रहे होते हैं, वो कर्नल चेक कर होता है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की कहानी मैं बताता हूँ आपको। ये जो कर्नल बता रहा हूँ, हम इसमें अगर देखें डोल मोड्स होते हैं, एक कर्नल मोड, एक यूजर मोड होते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं इसके। देन क्या, कर्नल लोड स्टार्ट सिस्टम, सिस्टम प्रोवाइड आउटसाइड द कर्नल, आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं सिस्टम से। कर्नल इंटरप्ट ड्रिवन, आपका कर्नल का जो इंटरप्ट है वो जनरेट होता है। ड्रिवन क्या होता है, किसी भी जगह पे कुछ चीज लिख के जाना, तो कर्नल इंटरप्ट ड्रिवन, कर्नल का इंटरप्ट जनरेट होता है। इसकी तरफ से अब जनरेट होता है, हार्डवेयर की तरफ से भी जनरेट हो सकता है, सॉफ्टवेयर की तरफ से जनरेट भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था कर्नल से क्या आगे आपके हार्डवेयर की फंक्शनैलिटीज होती है, आपके सॉफ्टवेयर की भी फंक्शनैलिटीज को भी देखता है आपका कर्नल। हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इंसेप्शन और ट्रैप। सम टाइम आपकी कुछ अगर एक होता है ट्रैप होता है और एग्जीबिशन होता है। ट्रैप और एग्जीबिशन क्या होता है, दैट इज द फॉल्ट ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में अगर कोई फॉल्ट आ गया है तो ट्रैप के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, ट्रैप, जी इब्राहिम मैं आपकी बात सुनता हूँ। ट्रैप क्या है, दैट इज अ सिग्नल whenever any fault occur in your computer, उस चीज को हम ट्रैप कहते हैं। जो आपका इंटरप्ट है, ये क्या होगा, ये भी एक सिग्नल है। ये सॉफ्टवेयर की तरफ से सिग्नल है, ये हार्डवेयर की तरफ से सिग्नल है। कोई सिग्नल जनरेट हुआ कि इसको कोई प्रोसेस चाहिए तो उसने एक सिग्नल जनरेट किया, कोई और चीज चाहिए तो उसने एक सिग्नल जनरेट किया, कुछ भी मतलब चाहिए होता है वो इंटरप्ट जनरेट होता है। जी इब्राहिम क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये सिस्टम डेमोज में सर कौन सी सर्विसेज आती हैं? अब आपके सिस्टम डायनेमिक्स में आपके कर्नल की सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे आपके ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आप यूँ करें, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद कुछ चीजें जब आप अपने सिस्टम को समटाइम्स ऑन करते हैं तो उस टाइम आपके सिस्टम के कर्नल्स ऑन हो जाते हैं। ठीक है, जब आपके कर्नल स्टार्ट करते हैं, कर्नल में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कर्नल हैं, माइक्रो कर्नल हैं जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और आपके जो मोनोलिथिक कर्नल्स होते हैं, आपके कुछ जो दूसरे लाइक आपके सिस्टम के ड्राइवर्स हैं, वो आपके प्रोसेस के बारे में, वो आपके जो भी ड्राइवर्स हैं उसके बारे में आपके कर्नल जो मोनोलिथिक कर्नल है वो उसको हैंडल कर रहे होते हैं। और जो आपके सम टाइम आप क्या करते हैं कि मल्टीटास्किंग हो रही होती है, आप के कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं जो बैकग्राउंड पे रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उस चीज को आप क्या कहते हैं, सिस्टम डायनेमिक्स कहते हैं। जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड पे प्रोसेस कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड, अगर आपको ये नहीं पता होता कि आपके जब आपने सिस्टम ऑन किया है तो इसके बैकग्राउंड पे कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं, बैकग्राउंड पे कौन कौन सी चीजें रनिंग हो रही हैं, तो इस चीज को आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उस चीज को, तो इस चीज को बोलता है सिस्टम डायनेमिक्स। ठीक है,
सर ये जो ड्राइवर्स होते हैं जो स्पीकर वगैरह हो गए वाईफाई के, सर ये सिस्टम डायमंड्स में आएंगे? जी जी, आप ये कह सकते हैं, ये आप सिस्टम डायमेंशन में कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो आपके सिस्टम के दरमियान बाद में रन होते हैं, एक जो मोनोलिथिक कर्नल होता है, ये पहले ही चेक करता है कि इसका ड्राइवर है या नहीं। ड्राइवर जब रन हो जाए तो वो उसके बाद फिर वो उसका कंसर्न तो नहीं है कि कुछ चेक करेगा कि ये ड्राइवर आगे प्रॉपरली रन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसका कंसर्न फिर सिस्टम डायनेमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलें जी, फिर हम आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि ट्रैप क्या होते हैं, ये भी सिग्नल होते हैं, इंटरप्ट भी आपके सिग्नल होते हैं, लेकिन जो ट्रैप होता है ये दैट इज अ फॉल्ट। आपके कंप्यूटर में जो अगर कोई फॉल्ट अगर हो जाए तो उस चीज़ को आप ट्रैप कहते हैं। ये ट्रैप भी एक बेसिकली सिग्नल है और इंटरप्ट भी एक सिग्नल है। तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रैप के थ्रू पता लगेगी। जैसे आप सम टाइम ये भी करते होते हैं कि सम टाइम, यहाँ पे एग्जांपल ये बता रहे हैं डिवीजन बाय जीरो। जब आप किसी भी चीज़ को 1/0 करते हैं तो वो मेरे ख्याल इन्फिनिटी आ जाता है, आप लोगों को मैथ में पता होगा। तो कंप्यूटर में क्या आ जाता है, एरर आ जाता है उस चीज़ का। तो इसलिए वो आप लोगों को बताएगा कि ये एरर जनरेट हो गया है, तो ये चीज़ आपकी ट्रैप में आ जाती है। रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, इसका ये आप सिस्टम कॉल्स में आ जाएगा कि अगर आपने किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है तो वही सिस्टम कॉल्स में आ जाएंगी। इनफ्लाइट रूप मॉडिफाई ये तो देख लीजिए मल्टी प्रोग्रामिंग बैच। इसमें आज हम मल्टी टास्किंग मेमोरी लेवल मल्टी प्रोग्रामिंग होता है आपकी बैच सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर कैन नॉट ऑलवेज कीप सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस बिजी। जो सिंगल यूजर है उसके लिए तो हर टाइम सीपीयू और इनपुट आईओ डिवाइसेस बिजी नहीं होंगी। अगर आपके यूजर ज्यादा होंगे तो उस टाइम में क्या होगा, आपका सिस्टम बिजी होगा। अगर एक ही जैसे आप लोगों को पहले बताया कि एक वर्क स्टेशन है, आप लोगों को एक लैब बनाई है, उसमें 10 वर्क स्टेशन हैं, उसके बाद वो एक सर्वर को यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर सारी मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आपकी जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा बिजी हो जाएगी एज कम्पेयर टू उस सिनेरियो में आपका सीपीयू बिजी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बिजी होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये भी बिजी हो जाएगा। अगर सिंगल यूजर है तो क्या बिजी होना है उस चीज़ का। मल्टीपल ऑर्गेनाइज जॉब कोड एंड डाटा, so CPU always has one to execute। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है इसमें क्या कर रहे हैं कि आपके जो सिंगल पर्सन को क्या कर रहा है, इजीली वो हैंडल कर सकता है, सिंगल पर्सन को इजीली हैंडल कर सकता है। तो इसमें आप यूँ कह लें कि सिंगल यूजर अगर एक ही सिस्टम को हैंडल कर रहा है तो ठीक है। मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग के बारे में। वन जॉब सिलेक्टेड रन वाया जॉब शेड्यूलिंग। अब जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है कि आपने एक MS वर्ड ओपन करना है, तो इसके लिए वो पहले रेडी होगा, देन उसके लिए प्रोसेस होगा, सॉरी रेडी, फिर रनिंग होगा, यानी कि फिर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा वो प्रोसेस, फिर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, देन फिर वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये चीज़ आपकी जॉब शेड्यूलिंग में आ जाती है कि पहले आपका एक प्रोसेस आएगा, वो रेडी होगा कोई भी काम करने के लिए, फिर वो रनिंग होगा, जब वो काम कर रहा होगा देन वो काम कंप्लीट करेगा। यानी कि एक प्रोसेस आपको MS वर्ड है, आपने उस पर क्लिक किया, वो ओपन हुआ, आपने उस पर काम किया है, वो अभी रनिंग है, जब आपने उस पर काम कर लिया, आपने उसको क्लोज कर दिया तो वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे एग्जांपल है कि व्हेन जॉब हैज टू वेट, जब आप एक जॉब का वेट कर रहे हैं कि एक यूजर है उसको चाहिए कि उसने MS वर्ड ओपन करना है, तो वो क्या करेगा, तो एक उसने MS वर्ड ओपन कर लिया, दूसरी उसने पावर पॉइंट ओपन करनी है, तो वो दूसरे प्रोसेस के लिए थोड़ा सा वेट करेगा कि थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल भी आपको ये भी दे देता हूँ कि आपकी लैब में कंप्यूटर्स हैं, एक यूजर है, उसको आपका प्रिंटर चाहिए। लैब में एक प्रिंटर एक ही पड़ा है और जो एंड यूजर हैं वो 10-15 हैं, यानी कि आपके क्लाइंट्स हैं वो 10-15 हैं, वहाँ पे लैब में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो पहले को चाहिए कि मुझे प्रिंटर चाहिए, रिसोर्स प्रिंटर का रिसोर्स चाहिए, तो वो वेट कर रहा होगा, वो उस पर काम कर रहा होगा। जो दूसरा यूजर होगा वो कहेगा मुझे भी प्रिंटर चाहिए, मैंने भी कुछ प्रिंट करने हैं,
तो वो उसका वेट कर रहा होगा, वो कहेगा अच्छा जितनी देर में ये प्रिंट कर लेता है मैं कोई उतनी देर में कोई और काम कर लेता हूँ. So that is a when job has to wait for OS switch to another job, यानी कि दूसरी जॉब की तरफ उसे ले जाते हैं. ठीक है. मल्टीटास्किंग क्या होता है कि आप एक ही टाइम में ज्यादा काम कर सके, यानी कि एक ही टाइम में आप ज्यादा फाइल्स ओपन करके उस पर काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. CPU switch jobs so frequently the user can interact with each job while it's running, creating interactive computing. Response time should be less than 1 second होगा response time. जब आप मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग आज आप कल आप देखते होंगे कि आपके प्रोसेसर्स आते जा रहे हैं, प्रोसेसर रैम सब चीजें इंक्रीज होती जा रही हैं, तो इजीली यूजर क्या होता है इजीली उसको चीज को हर चीज को इजीली एक्सेस कर लेता है. Each user has at least one program executing in memory with several jobs ready same time CPU scheduling. अगर यहाँ पे अगर एक ही प्रिंटर काफी लोगों को चाहिए तो वो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको शेड्यूल कर देगा. पहले नंबर पे PC1 आया तो पहले दूसरे नंबर पे PC2 आया. अगर दूसरे नंबर पे PC2 और PC3 इकट्ठे आ जाते हैं, यानी कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 के मुझे प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर का रिसोर्स चाहिए जी असमतुल्लाह जस्ट वेट, मैं उसको वो रिसोर्स चाहिए तो वो क्या करेगा, देखिएगा कि अगर दोनों टाइम सेम टाइम में आ रहे हैं तो उसका वो सेकंड्स को चेक करेगा, यानी कि अगर वो 2:02 पे है तो उसका फिर 2 बज के देखेगा 2:02 5 सेकंड पे पहले कौन आया, वो है, तो दूसरा है 7 सेकंड पे, वो दूसरे को फिर कह देगा कि आप इसका होगा काम दूसरे का बाद में होगा. यानी कि आपके प्रोसेस भी यहाँ पे शेड्यूल होंगे आपके कंप्यूटर में. अगर आपने MS वर्ड ओपन किया तो वो पहले MS वर्ड ओपन होगा, MS वर्ड के बाद अगर पावर पॉइंट है, अगर लेट्स सपोज MS वर्ड है और साथ ही पावर पॉइंट, आप दोनों पे आपने क्लिक किया, एक पे आपने क्लिक किया दूसरे पे आपने क्लिक किया, यानी कि दोनों के सेम टाइमिंग है. जब तो जाहिर सी बात है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो पहले वो ओपन होगा, जिसको आपने पहले क्लिक किया पहले वो ओपन होगा दूसरा. समटाइम ये भी होता है कि जिसको जो आपकी मेमोरी वाइज जो कम होता है वो जल्दी ओपन हो जाता है, क्योंकि वो प्रायोरिटी वाइज इस टाइम वो उसको भी प्रायोरिटी कर देता है जिसकी मेमोरी कम होती है. जी क्या क्वेश्चन है आपका सर? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या फर्क है? अच्छा मैं ये थोड़ा सा आपको ये थोड़ा क्लियर करके ना ये स्लाइड पे मैं आप लोगों को मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग अगेन एक्सप्लेन करता हूँ इसी को. अच्छा इसमें अब इफ प्रोसेस डू नॉट फिल मेमोरी स्वैपिंग मूव्स. अब स्वैपिंग क्या होता है, जब आप एक चीज दूसरी जगह से मूव हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग. जब आप मतलब आपकी मेन मेमोरी से कोई चीज आपने ली वो सेकंड मेमोरी में चली गई स्टोर होने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग. यानी कि चीज को आप फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इस सिनेरियो में आप इस चीज को स्वैपिंग कहेंगे. अब विचुअल मेमोरी सेकंड जो लास्ट वन है विचुअल मेमोरी. विचुअल मेमोरी क्या होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी बट नॉट योर रियल मेमोरी लाइक एज हार्ड डिस्क. तो इसको आप हार्ड डिस्क इस तरह की डिस्क नहीं कहेंगे, ये कि आप कहेंगे कि ये आपके मदरबोर्ड पे कहाँ पे होती है. तो विचुअल मेमोरी भी आपके मदरबोर्ड पे इस तरह का इसका कोई सिनेरियो नहीं होता. तो जैसे आप इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई और विंडो करते हैं, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में और विंडो कर लेते हैं लाइक एज आपको किसी बच्चे ने किया भी होगा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आप चाहते हैं कि एक और विंडो इंस्टॉल कर लें, तो उसकी एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं. यानी कि वो एक फिजिकल तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता. फिजिकल तौर पे आप क्या करता है कि आपकी जो विंडो जो आपने की हुई है कंप्यूटर पे वो रन होती है और उसके अंदर आपने एक और मशीन क्रिएट की हुई है, दैट इज अ वर्चुअल मशीन. तो यहाँ पे क्या है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी भी वही चीज होती है जो टेम्परेरी वो चीज रन कर दे, उसको आप वर्चुअल मेमोरी चलाते हैं कहते हैं. ठीक है,
और अब क्या ये मेमोरी लेआउट फॉर मल्टी प्रोग्राम। जी, मल्टी प्रोग्राम क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है कि वो एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन कर सके। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है वो एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन कर सके। लाइक एज मैंने आपको MS वर्ड की एग्जांपल दी थी कि MS वर्ड आपने ओपन किया, साथ में आपने कोई और फाइल ओपन कर ली, दैट इज अ मल्टी प्रोग्राम। और जो मल्टीटास्किंग होती है, आपने एक ही जो आपके रिसोर्स हैं, आपके प्रिंटर्स हैं, आपने शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, आपका एक CPU है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये ज़्यादा शेयर हो रहा है, यानी कि ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आपका एक ही प्रोसेस, आपका एक रिसोर्स, उसको ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम उस चीज़ को आप कहेंगे मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम क्या होता है कि एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम का रन होना, उस चीज़ को आप क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्राम। और जो मल्टीटास्किंग क्या होता है कि एक ही चीज को ज्यादा चीजों ने एक्सेस किया होता है। ठीक है, उस चीज को आप मल्टीटास्किंग कहते हैं कि एक ही चीज को आप ज्यादा बार एक्सेस कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर ज्यादा बार एक्सेस हो रही है एक ही चीज, उस चीज को आप मल्टीटास्किंग कहेंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्राम क्लियर हुआ आपका? तो यहाँ पे मल्टी जो प्रोग्राम है इसमें डिफरेंट प्रोसेस आए हुए हैं। ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो ये भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें प्रोसेस किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए आए हैं, तो उस चीज़ को आप मल्टी प्रोग्राम यहाँ पे लेआउट उसमें बनाया हुआ है। यानी कि प्रोसेस 1 है, उसको MS एक्सेस चाहिए, प्रोसेस 2 है तो उसको MS वर्ड ओपन करना है, उसमें प्रोसेस 3 है कि उसको पावर पॉइंट ओपन करनी है। ठीक है, अब डुअल मोड ऑपरेशंस हैं, इसमें डुअल मोड ऑपरेशंस आपके इस तरह के होंगे, लाइक एज के डुअल मोड ऑपरेशन एक आपका यूजर मोड होता है और एक आपका होता है कर्नल मोड होता है। जब आपने कोई चीज सिस्टम पर क्लिक की, जब आपने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया, इट्स मीन यू आर इन यूजर मोड। जब इस पे बैकएंड पे प्रोसेस होगा, ये चीज को जब ओपन करके कंप्यूटर आपके सामने ले आएगा, जब बैकएंड इस पे प्रोसेस हो रहा होगा, ओपन कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, कर्नल मोड होगा। लाइक एज आप देख लें यहाँ पे जब मैं इस फाइल को सेव भी करता हूँ, Ctrl+S में अगर इस फाइल पे मैं Ctrl+S करता हूँ, तो क्या होगा, ये फाइल उस टाइम यूजर मोड पे होगी, यानी कि सेव होना स्टार्ट होगी। जब ये कम्प्लीटली सेव हो जाएगी तो ये क्या होगा, कर्नल मोड पीछे क्या काम कर रहा होगा, कर्नल मोड काम कर रहा होगा। यूजर मोड क्या करता है, कोई भी चीज, यानी कि उसने इस पे क्लिक किया, उसने माई कंप्यूटर ओपन किया, उस पर क्लिक किया, तो वो क्या होता है, यूजर मोड होता है। और जब वो उस पर प्रोसेस हो रहा होता है तो वो क्या होता है, कर्नल मोड की तरफ चला जाता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो वो कर्नल मोड की तरफ में आ जाते हैं। जब कर्नल मोड क्या करता है, उसकी आउटपुट आपके सामने दोबारा ले आता है। तो जब आप आउटपुट आपके सामने आ जाती है तो दोबारा आप यूजर मोड में आ जाते हैं। तो यूजर मोड क्या होता है, इसको आप, इसकी बिट होती है 1 होती है, और जो कर्नल मोड होती है इसको बिट आप 0 से डिफाइन करते होते हैं। मोर बिट प्रोवाइड वैल्यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम रनिंग यूजर कोड और कर्नल कोड। व्हेनेवर यूजर इज रनिंग, मोड बिट इज यूजर। ठीक है, जब यूजर कोई काम कर रहा होगा, यूजर कोई काम परफॉर्म हो रहा होगा, तो उस टाइम आपको यूजर मोड होगा। जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसको उस टाइम वो क्या होगा, कर्नल मोड होगा। ये इसकी एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। कर्नल यूजर मोड से आप कर्नल मोड, अस्मद जस्ट फ्यू मिनट, ये ट्रांजिशन मोड फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। अब यूजर से कर्नल मोड की तरफ किस तरह जाते हैं, अब आप यहाँ से, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ से हल हो सकती है। अजमत, यूजर क्या हुआ, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट। यूजर ने क्या किया कि एक चीज पे क्लिक किया, यानी कि उसने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया। ठीक है, माई कंप्यूटर जब क्लिक हुआ तो एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई, यानी कि पता चला कि ये आगे इस पे प्रोसेस होना है, इस पे प्रोसेस करना है आगे। तो उसी टाइम क्या होगा, वो जो सिस्टम कॉल जनरेट हुई उस प्रोसेस पे आपका कर्नल मोड काम करेगा।
यानी कि आपने यूजर ने क्या किया, एक बटन माई कंप्यूटर पे क्लिक किया, जब माई कंप्यूटर पे जाके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ, सिस्टम कॉल हुई कि ये माई कंप्यूटर को ओपन करना है, तो कर्नल मोड क्या करेगा, उस जो रिक्वेस्ट आई है उससे माई कंप्यूटर से कि इसको ओपन करना है, कर्नल मोड क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, माई कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करे, यानी उस कॉल को एग्जीक्यूट करेगा। देन जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट होने के बाद सिस्टम आपके जो फाइल है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। इट्स मीन वो दोबारा यूजर मोड में आ जाएगी। यानी कि यूजर मोड ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या हुआ, एक सिस्टम क्या हुआ कि सिस्टम कॉल जनरेट हुई। सिस्टम कॉल जनरेट होने के बाद क्या हुआ कि उस पर कर्नल ने काम स्टार्ट किया। कर्नल ने क्या किया, उस पर उसको एग्जीक्यूट किया। वो फाइल जब ओपन हुई तो दोबारा क्या यूजर मोड में आ गया आप लोगों के सामने। यूजर मोड को आप 1 से डिफाइन करते हैं, कर्नल मोड को आप 0 से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर मोड में आपके पास ये 3 चीजें थी, और कर्नल मोड में आपके पास जब फाइल एग्जीक्यूट होती है तो वो कर्नल मोड में आ जाती है। जी यहाँ पे मैं रहना असमत पहले आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम लैपटॉप या सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमें किस तरह पता चलता है कि हम यहाँ कर्नल मोड पे हैं या उस दूसरे पे? नहीं तो मैंने आपको ये कौन सा कह रहा हूँ कि आपको पता चलता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। आपको तो क्या पता है कि आपका सिस्टम, जब आप लैपटॉप में पासवर्ड एंटर करते हैं तो उस समय आप ये कह सकते हैं कि उस समय आप यूजर मोड में होते हैं। जब पासवर्ड एंटर करते हैं, पासवर्ड को जब वो वेरीफाई कर रहा होता है तो वो कर्नल मोड में उसको वेरीफाई